तो कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव से, जहां 19 साल का एक लड़का अपने पुराने से घर के बाहर खड़ा था। इस लड़के का नाम था एडन किसारागी। एडन के माता पिता बचपन में ही इस दुनिया से जा चुके थे। उसके पास न कोई बड़ा परिवार था, न कोई सपोर्ट और न ही गांव में कोई खास प्रॉपर्टी। वह एक छोटे से पुराने घर में अकेला रहता था और अपनी पढ़ाई के साथ छोटे मोटे काम करके खर्च चलाता था। लेकिन पढ़ाई में काफी अच्छा होने के कारण उसे नोवा क्राउन यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप मिल गई थी। यह यूनिवर्सिटी देश की सबसे बड़ी और महंगी यूनिवर्सिटीज में से एक थी। वहां मोस्टली बड़े बिजनेसमैन, पॉलिटिशियंस और करोड़पति फैमिलीज के बच्चे पढ़ते थे। आज पहली बार एडन अपना गांव छोड़कर नोवा सिटी जा रहा था। उसने एक पुराना सा बैग उठाया, घर को आखिरी बार देखा और बिना किसी से कुछ कहे रेलवे स्टेशन की तरफ निकल गया। कुछ घंटों बाद एडन ट्रेन की विंडो सीट पर बैठा अपने फोन में एक गेम खेल रहा था। इस गेम का नाम था इन्फिनिट एम्पायर। यह एक वर्ल्ड सिमुलेशन गेम था जिसमें रियल वर्ल्ड की लगभग हर कंट्री, सिटी, कंपनी, लग्जरी कार, प्राइवेट आइलैंड और रेयर आइटम मौजूद। एडन पिछले 7 साल से इस गेम को खेल रहा था। क्योंकि रियल लाइफ में उसके पास कुछ नहीं था, इसलिए वह अपना ऑलमोस्ट पूरा फ्री टाइम इसी गेम में लगाता था। धीरे धीरे उसने गेम के अंदर एक ऐसा एम्पायर बना लिया था जिसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता था। दुबई की सबसे ऊंची बिल्डिंग्स, यूएसए की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज, यूरोप के रॉयल मैंसन्स, प्राइवेट जेट्स, सुपर याट्स, लग्जरी होटल्स, बैंक्स और एयरपोर्ट्स। गेम में लगभग हर चीज एडन की थी। अगर पूरे वर्ल्ड में किसी लिमिटेड कार के सिर्फ 10 मॉडल्स बने थे, तो वे 10 कार्स एडन के वर्चुअल गराज में मौजूद थी। अगर कोई वॉच पूरी दुनिया में सिर्फ एक बनी थी, तो वह भी एडन की इन्वेंट्री में पड़ी थी। उसके गेम अकाउंट में इतनी वेल्थ थी कि गेम खुद उसकी टोटल नेटवर्थ कैलकुलेट नहीं कर पाता था। उस दिन एडन ने गेम का आखिरी हिडन अचीवमेंट भी कंप्लीट कर दिया। उसकी स्क्रीन पर एक गोल्डन नोटिफिकेशन आया, वर्ल्ड कंप्लीशन 100%। यू नाउ ओन every obtainable asset in इन्फिनिट एम्पायर। एडन हल्का सा मुस्कुराया। कम से कम गेम में तो मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी हूँ। उसने जैसे ही क्लेम अचीवमेंट पर टैप किया, अचानक फोन की पूरी स्क्रीन ब्लैक हो गई। कुछ सेकंड्स बाद उसके सामने एक नया इंटरफेस खुला। रियलिटी सिंक्रोनाइजेशन स्टार्टेड, सर्चिंग फॉर अकाउंट ओनर कंफर्म, एडन किसारगी। एडन को लगा कि शायद गेम का कोई नया अपडेट आया है, लेकिन तभी एक आवाज सीधे उसके दिमाग में सुनाई दी, वर्ल्ड सॉवरेन लॉगिन सिस्टम सक्सेसफुली एक्टिवेटेड। एडन तुरंत सीधा बैठ गया। यह आवाज कहां से आई? सिस्टम ने जवाब दिया, होस्ट का इन्फिनिट एम्पायर अकाउंट रियल वर्ल्ड के साथ सिंक्रोनाइज हो चुका है। अब गेम में मौजूद रिवॉर्ड्स, एसेट्स और एबिलिटीज को डेली स्पिन के जरिए रियल वर्ल्ड में क्लेम किया जा सकता है। एडन ने आसपास देखा। ट्रेन के बाकी पैसेंजर्स नॉर्मल बैठे हुए थे, यानी सिस्टम की आवाज सिर्फ उसे सुनाई दे रही। उसने मन ही मन पूछा, अगर यह सच है तो क्या गेम में मौजूद मेरी सारी चीजें रियल बन सकती हैं? सिस्टम की तरफ से तुरंत जवाब आया, करेक्ट। गेम में मौजूद हर एसेट की रियल वर्ल्ड इक्विवेलेंट पहले से एग्जिस्ट करती है। डेली स्पिन के जरिए उनका लीगल ओनरशिप होस्ट को ट्रांसफर किया जाएगा। उसके सामने एक बहुत बड़ा गोल्डन व्हील प्रकट हुआ। उस व्हील पर अलग अलग रिवॉर्ड्स दिखाई दे रहे थे, ग्लोबल बिजनेस एम्पायर, प्राइवेट आइलैंड नेटवर्क, लिमिटेड लग्जरी कलेक्शन, सुप्रीम मैनेजमेंट टीम, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैंशन, अननोन ब्लड लाइन, एब्सोल्यूट अथॉरिटी। सिस्टम ने कहा, फर्स्ट डेली स्पिन अवेलेबल। एडन ने कुछ सेकंड्स उस व्हील को देखा, फिर उसने स्पीएन पर टैप कर दिया। गोल्डन व्हील तेजी से घूमने लगा। कुछ सेकंड्स बाद वह एक रिवॉर्ड पर जाकर रुक गया, सिटी सोवेरेन पैकेज, Congratulations! Host has received complete controlling ownership of Nova City's registered business network. एडन की आंखें थोड़ी बड़ी हो गईं। नोवा सिटी वही सिटी थी जिसमें वह कॉलेज एडमिशन के लिए जा रहा था। सिस्टम स्क्रीन पर कंपनीज की लिस्ट आने लगी। सिटी के लग्जरी होटल्स, शॉपिंग मॉल्स, हॉस्पिटल्स, रेस्टोरेंट्स, टेक्नोलॉजी कंपनीज, कंस्ट्रक्शन ग्रुप्स, एंटरटेनमेंट कंपनीज, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट सर्विसेज और सिटी की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी। हर मेजर बिजनेस का कंट्रोलिंग ओनरशिप अब एडन के नाम हो चुका था। छोटे बिजनेस ओनर्स अपना काम पहले की तरह ही चलाते रहते, लेकिन सिटी की पूरी कमर्शियल इकोनॉमी का फाइनल ओनरशिप एडन के पास था। उसी समय नोवा सिटी के सैकड़ों सीईओज और चेयरमैन के फोन्स पर कॉन्फिडेंशियल नोटिफिकेशंस पहुंच गई। उनकी कंपनीज के ओनरशिप रिकॉर्ड्स बदल चुके थे, लेकिन नए ओनर के नाम की जगह सिर्फ एक टाइटल लिखा था, वर्ल्ड सॉवरेन। सॉवरेन किसी को नहीं पता था कि यह नया ओनर कौन है, और किसी ने यह कल्पना भी नहीं की थी कि उनका नया मालिक उसी समय एक नॉर्मल ट्रेन में पुराने बैग के साथ बैठा हुआ। तभी सिस्टम की अगली नोटिफिकेशन आई, फर्स्ट रिवॉर्ड सपोर्ट आइटम रिसीव्ड। एडन के पुराने वॉलेट के अंदर अचानक एक मैटिज़ ब्लैक कार्ड प्रकट हो गया। कार्ड पर न कोई बैंक का नाम था और न ही कोई नंबर। उस पर सिर्फ एक छोटा गोल्डन क्राउन बना था, वर्ल्ड सॉवरेन
कार्ड करंट अवेलेबल बैलेंस $12.8 ट्रिलियन। कार्ड फीचर ग्लोबल बिजनेस एक्विजिशन इनेबल ऑनल ट्रांजैक्शंस ओनरशिप रिकॉर्ड्स एंड टैक्सेस विल बी लीगली प्रोसेस्ड बाय द सिस्टम। एडन कई सेकंड्स तक उस बैलेंस को देखता रहा। उसने नंबर्स दोबारा काउंट किए। ये बिलियन नहीं, पूरे $12.8 ट्रिलियन थे। इतना पैसा दुनिया के सबसे अमीर लोगों ने भी एक साथ नहीं देखा था। फिर भी एडन जोर से रिएक्ट नहीं करता। वह चुपचाप कार्ड को वॉलेट में रखता है और विंडो से बाहर देखने लगता है। बाहर दूर नोवा सिटी की बड़ी बिल्डिंग्स दिखाई देने लगी थी। तभी सिस्टम फिर बोलता है, फर्स्ट स्पिन बोनस अनलॉक्ड। एक दूसरा छोटा व्हील उसके सामने प्रकट हुआ। इस बार व्हील पर ज्यादातर रिवॉर्ड्स लॉक्ड थे। एडन ने दोबारा स्पिन किया। व्हील घूमते हुए एक डार्क गोल्डन सिंबल पर जाकर रुक गया। ओरिजिन सॉवरेन अथॉरिटी। कुछ पल के लिए ट्रेन के अंदर का समय एडन को रुका हुआ दिखाई दिया। हवा में उड़ती धूल तक अपनी जगह पर रुक गई थी। बोनस रिवॉर्ड सक्सेसफुली मर्ज्ड। होस्ट का बॉडी, माइंड और एग्जिस्टेंस यूनिवर्स की सभी नोन लिमिट से ऊपर अपग्रेड कर दिया गया है। होस्ट अब इस यूनिवर्स का स्ट्रॉन्गेस्ट एग्जिस्टेंस है। ऑल एबिलिटीज विल रिमेन परफेक्टली कंट्रोल्ड एंड हिडन अनलेस होस्ट एक्टिवेट्स देम। अगले ही पल समय फिर नॉर्मल हो गया। एडन के शरीर में न कोई फ्लैशी ऑरा दिखाई दी और न उसकी अपीयरेंस बदली। वह अभी भी एक नॉर्मल 19 साल का कॉलेज स्टूडेंट लग रहा था। लेकिन अब कोई फिजिकल फोर्स, बीमारी, एनर्जी या नेचुरल लॉ उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। एडन ने सीट के पास लगी मेटल हैंडल को हल्के से पकड़ा। उसकी उंगलियों के नीचे सॉलिड मेटल थोड़ा अंदर दब गया। उसने तुरंत हाथ पीछे कर लिया। इतनी स्ट्रेंथ! सिस्टम ने कहा, होस्ट को अपनी पावर समझने के लिए समय दिया जाएगा। परफेक्ट कंट्रोल एक्टिव है। एडन ने तुरंत फैसला किया कि वह बिना जरूरत इस पावर का इस्तेमाल नहीं करेगा। उसके लिए अभी सबसे जरूरी चीज कॉलेज थी। ट्रेन नोवा सिटी स्टेशन पर पहुंच गई। एडन जैसे ही ट्रेन से नीचे उतरा, सिस्टम ने उसके गेम अकाउंट का डिफॉल्ट आउटफिट सिंक्रोनाइज रसद कर दिया। उसके पुराने कपड़े बिना किसी फ्लैशी इफेक्ट के एक सिंपल ब्लैक जैकेट, व्हाइट टी शर्ट, डार्क पैंट्स और क्लीन स्नीकर्स में बदल गए। ये आउटफिट देखने में बिल्कुल नॉर्मल था। उस पर किसी कंपनी का लोगो भी नहीं था। लेकिन इसकी असली आइडेंटिटी थी साइलेंट क्राउन आउटफिट। ये आउटफिट एक वर्ल्ड फेमस सीक्रेट डिजाइनर द्वारा बनाया गया 1 of 1 कलेक्शन था। उसकी टोटल मार्केट वैल्यू लगभग $180 मिलियन। सिर्फ उसकी जैकेट में इस्तेमाल किया गया मटेरियल दुनिया में कहीं और मौजूद नहीं था। लेकिन एडन को फैशन की ज्यादा समझ नहीं। उसे बस इतना लगा कि कपड़े पहले से ज्यादा कंफर्टेबल हो गए हैं। स्टेशन के बाहर यूनिवर्सिटी के वॉलंटियर्स नए स्टूडेंट्स की मदद कर रहे थे। वहीं एडन की मुलाकात एक लड़की से हुई। उसका नाम था मिया हनाजावा। मिया की एज भी लगभग 19 साल थी। उसका चेहरा सॉफ्ट और राउंड था, नेचर चेयरफुल था और वह हर नए स्टूडेंट से बहुत आराम से बात कर रही थी। उसने एडन के हाथ में पुराना बैग और एडमिशन डॉक्यूमेंट्स देखे। तुम नोवा क्राउन यूनिवर्सिटी के नए स्टूडेंट हो? एडन ने सिर हिलाया। हाँ, आज ही गांव से आया हूँ। मिया तुरंत उसके पास आई। फिर तुम गलत एग्जिट से जा रहे हो। यूनिवर्सिटी शटल दूसरी साइड खड़ी है। आओ, मैं डॉक्यूमेंट्स और एडमिशन ऑफिस दोनों दिखा देती हूँ। एडन उसके साथ चलने लगा। मिया को लगा कि एडन किसी गरीब फैमिली से आया स्कॉलरशिप स्टूडेंट है। उसने रास्ते में उसे सिटी के एक्सपेंसेस समझाने शुरू कर दिए। एक बात याद रखना, स्टेशन और यूनिवर्सिटी के आसपास की चीजें बहुत एक्सपेंसिव हैं। यहाँ नॉर्मल कॉफी भी $60 से $100 तक की मिलती है। एडन ने शांति से पूछा, सिर्फ कॉफी? हाँ, इसलिए बिना प्राइस देखे कुछ ऑर्डर मत करना। एडन ने अपने वॉलेट में पड़े $12.8 ट्रिलियन के कार्ड के बारे में सोचा, लेकिन कुछ नहीं कहा। यूनिवर्सिटी के मेन गेट के बाहर एक एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स कार आकर रुकी। उसमें से 20 साल का एक रिच स्टूडेंट बाहर निकला। उसका नाम था एड्रियन ताकाशी। एड्रियन ताकाशी ग्रुप का हेयर था। उसकी फैमिली को नोवा सिटी की सबसे अमीर फैमिलीज में गिना जाता था। उसे मिया काफी पसंद थी, लेकिन मिया उसे सिर्फ एक क्लासमेट मानती थी। एड्रियन ने मिया को एडन के साथ देखा तो वह सीधा उनके पास आ गया। तुम नए स्टूडेंट्स को पर्सनली गाइड करने कब से लगी? मिया ने जवाब दिया, जब से वॉलंटियर बनी हूँ। एडन गांव से आया है और इसे एडमिशन ऑफिस नहीं मिल रहा था। एड्रियन ने एडन के पुराने बैग और सिंपल आउटफिट को देखा। उसे लगा कि एडन बहुत गरीब है। नोवा क्राउन यूनिवर्सिटी काफी एक्सपेंसिव जगह है। स्कॉलरशिप मिल जाने से यहाँ रहना आसान नहीं हो जाता। मिया ने थोड़ी नाराज होकर कहा, उसने तुमसे एडवाइस नहीं मांगी? एडन कुछ नहीं बोला, लेकिन उसके सामने एक छोटा सिस्टम पैनल खुल गया। ताकाहाशी ग्रुप करंट स्टेटस, सब्सिडरी ऑनएफ होस्ट्स, नोवा सिटी, बिजनेस नेटवर्क अल्टीमेट ओनर एडन किसारगी। जिस कंपनी का नाम लेकर एड्रियन खुद को सिटी का सबसे रिच स्टूडेंट समझ रहा था, उसका फाइनल ओनर अब एडन था। मगर एडन ने यह बात उसे नहीं बताई। वह बस मिया के साथ एडमिशन ऑफिस की तरफ बढ़ गया। सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने के बाद मिया उसे कैंपस कैफे में ले गई। मिया ने मेन्यू उठाते हुए कहा, यहाँ की सबसे चीप कॉफी $58 की है। अगर तुम चाहो तो आज मैं पे कर देती हूँ। एडन ने नॉर्मल आवाज में जवाब दिया, तुमने मेरी इतनी हेल्प की है, आज कॉफी मैं बाय करूँ। उसने 2 कॉफीज ऑर्डर की और अपना मैट ब्लैक
कार्ड आगे कर दिया। कैशियर ने कार्ड को देखकर सोचा कि यह कोई सिंपल प्रीपेड कार्ड है, लेकिन जैसे ही कार्ड मशीन में टैप हुआ, मशीन की स्क्रीन 1 सेकंड के लिए गोल्डन हो गई। पेमेंट अप्रूव्ड। कैशियर कुछ समझ नहीं पाया। मिया को लगा कि शायद एडन ने अपनी सेविंग से कॉफी खरीदी है। उसने कहा, अगली बार इतना पैसा वेस्ट मत करना। एडन ने कॉफी उठाते हुए जवाब दिया, ठीक है। उसने यह नहीं बताया कि सिर्फ पिछले 1 मिनट में उसके बिजनेसेस ने उस कॉफी की प्राइस से लाखों गुना ज्यादा प्रॉफिट कमा लिया था। शाम को एडन अपने कॉलेज डॉर्मिटरी में पहुंचा। उसके रूम में पहले से 3 स्टूडेंट्स रहते थे। पहला था लियो नकामुरा, जो काफी चेयरफुल और टॉकेटिव था। दूसरा था नोआ रीड, जिसे खाने और गेम्स का बहुत शौक। तीसरा था केंजी पार्क, जो शांत रहता था और पढ़ाई में काफी अच्छा था। तीनों मिडिल क्लास फैमिलीज से थे। उन्होंने एडन को देखते ही उसका मजाक उड़ाने की जगह उसे अच्छे से वेलकम किया। लियो ने उसका बैग उठाते हुए कहा, तो तुम हमारे 4th रूममेट हो? मैं लियो हूँ, ये नोआ है और कॉर्नर में बैठा सीरियस आदमी केंजी है। केंजी ने बुक से नजर उठाई। मैं सीरियस नहीं हूँ, बस तुम बहुत बोलते हो। नोआ ने एडन को रूम का खाली बेड दिखा। रूम के 2 रूल्स हैं, किसी का खाना बिना पूछे नहीं खाना और रात में लाउड म्यूजिक नहीं चलाना। लियो ने कहा, तीसरा रूल भी है, अगर कोई बाहर से अच्छा खाना लाएगा तो बाकी तीनों के लिए भी लाएगा। चारों हंसने लगे। एडन ने पहली बार महसूस किया कि सिटी में शायद उसे कुछ सच्चे दोस्त मिल सकते हैं। उन्होंने उससे उसके गांव और फैमिली के बारे में पूछा। एडन ने बस इतना बताया कि वह अकेला रहता था और स्कॉलरशिप पर यहाँ आया है। तीनों को लगा कि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन कमजोर है, लेकिन किसी ने उसके साथ अलग बिहेवियर नहीं किया। रात को सभी पास के एक अफोर्डेबल रेस्टोरेंट से खाना खाकर वापस आए। एडन पूरे समय नॉर्मल स्टूडेंट की तरह ही रहा। उधर दूसरी तरफ नोवा सिटी के बड़े बिजनेसमैन एक सीक्रेट कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे अपने नए ओनर का इंतजार कर रहे थे। उनके सामने सिर्फ एडन की फाइल का पहला पेज मौजूद था। उस पर उसकी एज लिखी थी, 19 ईयर्स। एक बिलियनर ने घबराकर कहा, क्या कोई 19 साल का लड़का सच में हमारी पूरी सिटी का ओनर बन चुका है? दूसरे बिजनेसमैन ने धीमी आवाज में जवाब, जिसने ये ओनरशिप ट्रांसफर किया है उसकी रीच गवर्नमेंट से भी ऊपर है। हमें उसका विरोध करने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। जबकि जिस लड़के से वे डर रहे थे, वह उसी समय कॉलेज डॉर्म में अपने रूममेट्स के साथ बैठा चीप इंस्टेंट नूडल्स खा रहा था। रात के 11:59 हो चुके थे। लियो, नोआ और केंजी सो गए थे, लेकिन एडन अपने बेड पर बैठा क्लॉक देख रहा। उसके अंदर अगला रिवॉर्ड जानने की एक्साइटमेंट थी। जैसे ही रात के ठीक 12 बजे उसके सामने सिस्टम स्क्रीन खुल गई। न्यू डे डिटेक्टेड, डेली रियलिटी स्पिन रिफ्रेश्ड। एडन ने बिना देर किए स्पिन पर टैप किया। व्हील तेजी से घूमते हुए एक सिल्वर ब्लैक रिवॉर्ड पर जाकर रुक गया। सुप्रीम मैनेजमेंट एंड प्रोटेक्शन पैकेज, पर्सनल मैनेजर अनलॉक एवलिन क्रॉस, सिक्योरिटी कमांडर अनलॉक केल वॉस, 12 सॉवरेन गार्ड्स अनलॉक्ड, ब्लैक एजेस ग्लोबल सिक्योरिटी डिवीजन अनलॉक्ड। सिस्टम ने एडन को पूरी इंफॉर्मेशन दिखाई। एवलिन क्रॉस सिर्फ एक नॉर्मल मैनेजर नहीं थी, उसका माइंड दुनिया के सबसे एडवांस्ड सुपर कंप्यूटर से भी तेज था। वह हजारों कंपनीज, इन्वेस्टमेंट्स और लीगल ऑपरेशंस को एक साथ कंट्रोल कर सकती थी। सिक्योरिटी कमांडर केल वॉस और उसके 12 कोर गार्ड्स भी नॉर्मल इंसान नहीं थे। उनमें से हर एक अकेला किसी भी देश की सबसे पावरफुल डिफेंस फोर्स को रोकने की क्षमता रखता था। उनके अंडर हजारों हाईली ट्रेन्ड सिक्योरिटी पर्सनल, आर्मर्ड व्हीकल्स, एयरक्राफ्ट, डिफेंसिव इक्विपमेंट और वर्ल्ड वाइड बेसेस मौजूद। यह एक इलीगल आर्मी नहीं, बल्कि पूरी तरह रजिस्टर्ड ग्लोबल प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन थी। लेकिन इसकी असली स्ट्रेंथ के बारे में किसी गवर्नमेंट को भी पूरी जानकारी नहीं। तभी एडन के फोन पर एक अननोन कॉल आई। उसने धीमी आवाज में कॉल उठाई ताकि रूममेट्स की नींद खराब न हो। दूसरी तरफ से एक शांत महिला की आवाज आई, गुड इवनिंग मिस्टर केसारगी, मैं एवलिन क्रॉस, आपकी पर्सनल मैनेजर। एडन कुछ बोलता उससे पहले एवलिन ने आगे कहा, नोवा सिटी के 417 कंपनी हेड्स आपके आदेश का इंतजार कर रहे हैं। कमांडर केल और आपकी सिक्योरिटी डिवीजन भी सिटी में पहुंच चुकी है। एडन ने अपने आसपास सो रहे रूममेट्स को देखा। कॉलेज के बाहर कोई बड़ा कन्वॉय नहीं चाहिए, कल सिर्फ एक नॉर्मल कार भेजना, बाकी गार्ड्स दूरी पर रहें। एवलिन कुछ सेकंड्स शांत रही। शायद पहली बार किसी ने दुनिया की सबसे पावरफुल सिक्योरिटी आर्मी को सिर्फ इसलिए दूर रहने को कहा था क्योंकि वह अपने कॉलेज रूममेट्स को परेशान नहीं करना चाहता था। फिर उसने जवाब दिया, अंडरस्टूड सर। कॉल बंद होते ही सिस्टम ने आखिरी नोटिफिकेशन दिखाई, नेक्स्ट डेली रिवॉर्ड अनलॉक्स इन 23:59 एडन आराम से अपने बेड पर लेट गया। उसे नहीं पता था कि अगला रिवॉर्ड उसे दुनिया का सबसे बड़ा प्राइवेट मैंशन देने वाला, और उसे यह भी नहीं पता था कि अगली सुबह जिस रिच स्टूडेंट ने उसे गरीब समझा था, उसी की पूरी फैमिली एडन से मिलने की परमिशन मांगने वाली थी।
बाहर सूरज निकल चुका था, लेकिन रूम के अंदर अभी भी हल्की रोशनी थी। लियो अपने बेड पर उल्टा पड़ा सो रहा था, नोआ ने ब्लैंकेट के अंदर फोन चला रखा था और केंजी पहले से डेस्क पर बैठकर पढ़ाई कर रहा। वहीं हमारा एमसी एडियन अपने बेड के किनारे बैठा पिछली रात मिले रिवॉर्ड के बारे में सोच रहा। उसके सामने सिस्टम स्क्रीन खुली हुई थी। पर्सनल मैनेजर एवलिन क्रॉस सिक्योरिटी कमांडर, केल वॉज 12 सोवरेन गार्ड्स, ब्लैक एगिस ग्लोबल सिक्योरिटी डिवीजन इस सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स नॉर्मल बॉडीगार्ड्स नहीं थे। उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ, इंटेलिजेंस और रिएक्शन स्पीड किसी भी नॉर्मल इंसान की लिमिट से बहुत ऊपर थी। लेकिन एमसी ने सिस्टम को साफ इंस्ट्रक्शन दे दी थी कि कॉलेज के आसपास कोई अननेसेसरी डिस्प्ले नहीं होना चाहिए। तभी उसका फोन वाइब्रेट करता है। एवलिन का मैसेज था, सर आपकी इंस्ट्रक्शन के अनुसार सिर्फ एक नॉर्मल व्हीकल यूनिवर्सिटी के बैक गेट पर भेजा गया है, बाकी सिक्योरिटी टीम हिडन पोजीशन पर रहेगी। एमसी जवाब देता है, ठीक है, मैं क्लास से पहले 10 मिनट के लिए आ जाऊंगा। उसी समय लियो उठकर एमसी को फोन चलाते हुए देख लेता है। वह नींद में बोलता है, भाई इतनी सुबह किससे बात कर रहा है? गांव में कोई गर्लफ्रेंड छोड़कर आया है क्या? एमसी शांत होकर जवाब देता है, नहीं, कॉलेज डॉक्यूमेंट्स का काम है। नोआ ब्लैंकेट के अंदर से बोलता है, पहले दिन ही एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स? इस यूनिवर्सिटी को स्टूडेंट्स से ज्यादा पेपर्स पसंद हैं। केंजी अपनी बुक बंद करके कहता है, अगर एडमिशन ऑफिस जाना है तो जल्दी निकलो, 8 बजे के बाद वहां बहुत भीड़ हो जाती। तीनों को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि एमसी एडमिशन ऑफिस नहीं बल्कि अपनी ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की बिजनेस एम्पायर संभालने वाली मैनेजर से मिलने जा रहा था। कुछ देर बाद एमसी तैयार होकर डर्म से बाहर निकलता है। उसने वही सिंपल ब्लैक जैकेट, व्हाइट टी शर्ट और चारकोल पैंट्स पहने होते हैं। देखने में उसका आउटफिट बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन उसकी असली वैल्यू लगभग 180 मिलियन डॉलर थी। कॉलेज के स्टूडेंट्स उसे देखकर यही सोच रहे थे कि उसने किसी लोकल शॉप से सिंपल ब्लैक क्लोथ्स खरीदे हैं। एमसी यूनिवर्सिटी के बैक गेट पर पहुंचता है। वहां न कोई लंबा कन्वॉय था और न ही भीड़, सिर्फ एक सिंपल ब्लैक सेडान खड़ी थी। कार का डोर खुलता है और उसमें से एवलिन क्रॉस बाहर आती है। वह टॉल और प्रोफेशनल दिख रही थी। उसने ब्लैक बिजनेस सूट पहन रखा था और उसके हाथ में एक थिन डिजिटल टैबलेट था। ड्राइवर सीट से केल वोस बाहर आता है। केल सिर्फ एमसी की सिक्योरिटी का कमांडर था, लेकिन उसकी अकेले की कैपेबिलिटी कई देशों की पूरी डिफेंस फोर्स से ज्यादा थी। दोनों एमसी के सामने आकर रिस्पेक्टफुल तरीके से सिर झुकाते हैं। एवलिन बोलती है, गुड मॉर्निंग मिस्टर किसारगी। एमसी आसपास देखता है, मैंने कहा था नॉर्मल रहना है, कॉलेज में मुझे सर या चेयरमैन मत बुलाना। एवलिन तुरंत जवाब देती है, अंडरस्टूड, पब्लिक प्लेस में मैं आपको एडन कहूं। केल ज्यादा कुछ नहीं बोलता, वह सिर्फ एक बार आसपास नजर घुमाता है। उसी समय दूर खड़ी ब्लैक एजेस सिक्योरिटी टीम पूरे एरिया को बिना किसी स्टूडेंट को दिखाई दिए मॉनिटर कर रही थी। एमसी कार के अंदर बैठ जाता है। एवलिन उसे टैबलेट देती है। टैबलेट के अंदर नोवा सिटी की सभी मेजर कंपनीज की लिस्ट थी। होटल्स, हॉस्पिटल्स, टेक्नोलॉजी ग्रुप्स, मॉल्स, ट्रांसपोर्ट कंपनीज, रेस्टोरेंट्स और इन्वेस्टमेंट फर्म्स, सबका कंट्रोलिंग ओनरशिप एमसी के पास था। एवलिन कहती है, आपके ओनरशिप में आने के बाद 417 कंपनी हेड्स इमरजेंसी मीटिंग मांग रहे हैं। कुछ चेयरमैन को डर है कि आप मैनेजमेंट बदल देंगे। एमसी सभी रिपोर्ट्स देखते हुए पूछता है, किसी एम्प्लॉई को निकाला तो नहीं गया? नहीं, फिर सभी कंपनीज को मैसेज भेज दो, किसी नॉर्मल एम्प्लॉई की जॉब नहीं जाएगी। स्मॉल बिजनेसेस पर अननेसेसरी प्रेशर नहीं पड़ेगा और सैलरीज टाइम पर मिलती रहनी चाहिए। एवलिन पहली बार एमसी को ध्यान से देखती है। उसने सोचा था कि अचानक ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स मिलने के बाद कोई भी इंसान सबसे पहले लग्जरी, कंट्रोल और प्रॉफिट के बारे में पूछेगा, लेकिन एमसी का पहला सवाल एम्प्लॉयज के बारे में था। एवलिन हल्का सा सिर झुकाकर कहती है, आपका ऑर्डर सभी कंपनीज तक पहुंचा दिया जाएगा। एमसी टैबलेट वापस करते हुए बोलता है, मीटिंग शाम को रखो, अभी मेरी पहली क्लास है। एवलिन एक पल के लिए चुप हो जाती है। पूरी सिटी के सबसे बड़े बिजनेसमैन एमसी का इंतजार कर रहे थे, लेकिन एमसी उनके साथ मीटिंग छोड़कर कॉलेज क्लास में जा रहा था। केल पूछता है, क्या आपको यूनिवर्सिटी एंट्रेंस तक छोड़ दूं? एमसी कार से उतरते हुए जवाब देता है, नहीं, मैं पैदल चला जाऊं, कार यहीं से वापस ले जाओ। एवलिन और केल उसके डिसीजन पर कोई सवाल नहीं करते। कार क्वाइटली वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ एड्रियन ताकाहाशी अपने लग्जरी अपार्टमेंट में तैयार हो रहा। उसके सामने एक्सपेंसिव वॉचेस और डिजाइनर जैकेट्स रखे थे। वह आज भी सोच रहा था कि यूनिवर्सिटी में उससे ज्यादा रिच स्टूडेंट कोई नहीं है। एड्रियन के फोन पर उसके पिता का लगातार कॉल आ रहा था, लेकिन वह तैयार होने में बिजी होने के कारण कॉल इग्नोर कर देता है। उसे नहीं पता था कि उसके पिता उसी समय ताकाहाशी ग्रुप के हेड ऑफिस में परेशान
परेशान बैठे। उनके सामने ओनरशिप डॉक्यूमेंट खुला हुआ था। ताकाहाशी ग्रुप अल्टीमेट कंट्रोलिंग ओनर, वर्ल्ड सोवरेन एड्रियन के पिता रिचर्ड। ताकाहाशी को आज शाम नए ओनर से मिलने का इनविटेशन मिला। इनविटेशन के नीचे एक वार्निंग भी लिखी थी, अटेंडेंस मैंडेटरी। रिचर्ड के हाथ हल्के से कांप रहे थे। जिस अननोन पर्सन ने एक ही रात में नोवा सिटी के हर मेजर बिजनेस का ओनरशिप हासिल किया था, उसके कनेक्शंस किसी गवर्नमेंट से भी ऊपर दिखाई दे रहे थे। कॉलेज की पहली क्लास शुरू होने वाली थी। एमसी क्लासरूम में पहुंचता है और पीछे की तरफ एक खाली सीट पर बैठ जाता है। कुछ देर बाद लियो, नोआ और कैंजी भी वहां आ जाते हैं। लियो एमसी के पास बैठते हुए कहता है, तुम डॉक्यूमेंट्स का काम इतनी जल्दी खत्म करके भी आ गए? एमसी नॉर्मल तरीके से जवाब देता है, काम ज्यादा नहीं था। तभी मिया क्लासरूम के अंदर आती है। एमसी को देखकर वह मुस्कुराती है और उसके पास आ जाती। तुम्हें क्लासरूम मिल गया? मुझे लगा तुम दोबारा गलत बिल्डिंग में चले जाओगे। एमसी जवाब देता है, आज साइंस ध्यान से देखे थे। मिया उसके सामने वाली सीट पर बैठ जाती है। तभी एड्रियन अपने दोस्तों के साथ क्लासरूम में आता है। उसकी नजर सबसे पहले मिया और एमसी पर जाती है। एड्रियन कुछ बोलने वाला होता है, लेकिन उसी समय प्रोफेसर क्लास में आ जाते हैं। आज का पहला लेक्चर बिजनेस मैनेजमेंट का था। प्रोफेसर बोर्ड पर एक सवाल लिखते हैं, व्हाट इज द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट ऑफ अ सक्सेसफुल कंपनी? क्लास के अलग अलग स्टूडेंट्स जवाब देते हैं। कोई कहता है कैपिटल, कोई कहता है टेक्नोलॉजी। एड्रियन कॉन्फिडेंट होकर बोलता है, स्ट्रॉन्ग ओनरशिप और मार्केट कंट्रोल। प्रोफेसर एमसी की तरफ देखते हैं। न्यू स्कॉलरशिप स्टूडेंट, तुम्हारा क्या आंसर है? पूरी क्लास एमसी की तरफ देखने लगती है। एमसी कुछ सेकंड सोचकर जवाब देता है, एक सक्सेसफुल कंपनी का सबसे वैल्यूएबल एसेट उसके लोग और उनका ट्रस्ट होता है। कैपिटल और टेक्नोलॉजी दोबारा बनाई जा सकती हैं, लेकिन ट्रस्ट खत्म हो जाए तो कंपनी सिर्फ नंबर्स बनकर रह जाती है। प्रोफेसर कुछ पल चुप रहते हैं, फिर मुस्कुराकर कहते हैं, एक्सीलेंट आंसर। क्लास के कई स्टूडेंट्स एमसी से प्रभावित हो जाते हैं। एड्रियन को यह पसंद नहीं आता। उसे लगता था कि गांव से आया एक गरीब स्टूडेंट सिर्फ अटेंशन लेने के लिए स्मार्ट बातें कर रहा है। लेकिन एमसी ने सुबह उसी रूल को अपनी 417 कंपनीज पर अप्लाई किया था। लेक्चर खत्म होते ही एड्रियन के फोन पर फिर उसके पिता का कॉल आता है। इस बार वह कॉल उठा लेता है। डैड, मैं क्लास में था। रिचर्ड की आवाज काफी सीरियस थी। एड्रियन, तुम्हारी यूनिवर्सिटी में एडन केसारगी नाम का कोई स्टूडेंट है? एड्रियन एमसी की तरफ देखता है। हाँ, आज ही आया है। शायद किसी छोटे गांव का स्कॉलरशिप स्टूडेंट है। फोन की दूसरी तरफ कुछ सेकंड्स तक साइलेंस रहता है। फिर रिचर्ड कहता है, उसके साथ डिसरिस्पेक्टफुली बिहेव मत करना। एड्रियन हैरान होकर पूछता है, आप उसे जानते हैं? रिचर्ड तुरंत जवाब नहीं देता। बस मेरी बात याद रखना, आज रात मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहा हूँ, उसके बाद तुम्हें सब बताऊंगा। कॉल कट जाती है। एड्रियन दोबारा एमसी की तरफ देखता है। एमसी उस समय अपने रूममेट्स के साथ बिल्कुल कैजुअली बात कर रहा था। एड्रियन मन में सोचता है, डैड एक गरीब स्कॉलरशिप स्टूडेंट के बारे में इतना सीरियस क्यों है? लंच ब्रेक में चारों रूममेट्स यूनिवर्सिटी कैफेटेरिया जाते हैं। मिया भी उनके साथ होती है। नोआ मेन्यू देखते हुए बोलता है, कैंपस कैफे की $80 वाली कॉफी के बाद यहाँ का $12 मील बहुत अच्छा लग रहा है। मिया एमसी की तरफ देखकर कहती है, और आज तुम पेमेंट नहीं करोगे? एमसी हल्का सा मुस्कुराकर अपना स्टूडेंट मील कार्ड निकालता है। ठीक है, आज सब अपना अपना पे करेंगे। वे सभी सिंपल टेबल पर बैठकर खाना खाने लगते हैं। उसी समय एमसी के सामने एक हिडन सिस्टम पैनल खुलता है। यूनिवर्सिटी कैफेटेरिया, बिल्डिंग, प्रॉपर्टी ओनर, होस्ट फूड सप्लाई कंपनी, कंट्रोलिंग ओनर, होस्ट डिजिटल पेमेंट, प्रोवाइडर कंट्रोलिंग ओनर। होस्ट एमसी जिस टेबल पर बैठकर $12 का खाना खा रहा था, उस टेबल से लेकर पेमेंट मशीन तक लगभग हर चीज का ओनर वही था, लेकिन वह किसी को कुछ नहीं बताता। लियो एमसी से पूछता है, तुम शाम को फ्री हो? हम कैंपस गेमिंग क्लब देखने वाले हैं। एमसी जवाब देता है, शाम को थोड़ा काम है, जल्दी खत्म हुआ तो आ जाऊंगा। नोआह मजाक में कहता है, लगता है भाई को पार्ट टाइम जॉब भी मिल गई। एमसी कामली बोलता है, कुछ ऐसा ही समझ लो। शाम को क्लासेस खत्म होने के बाद एमसी अकेला यूनिवर्सिटी के साइड गेट की तरफ जाता है। वहीं वही सिंपल ब्लैक सेडान उसका इंतजार कर रही थी। इस बार एवलिन कार के अंदर बैठी होती है और केल ड्राइविंग कर रहा होता है। एमसी जैसे ही कार में बैठता है, एवलिन उसे एक छोटा ईयर पीस देती है। मीटिंग में नोवा सिटी के 30 सबसे बड़े चेयरमैन पर्सनली मौजूद होंगे। बाकी 387 हेड्स इंक्रिप्टेड वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़ेंगे। एमसी पूछता है, क्या उन्हें मेरी एज पता है? सिर्फ टॉप लेवल मेंबर्स को आज मीटिंग में पता चलेगा। कार सिटी के फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट की तरफ बढ़ने लगती है। कुछ दूरी पर ब्लैक एगिस की दूसरी व्हीकल्स अलग अलग रोड्स पर चल रही थीं, ताकि किसी को यह कॉन्वॉय न लगे। कुछ देर बाद एमसी एक विशाल ग्लास स्काई स्क्रेपर के अंडरग्राउंड एंट्रेंस पर पहुंचता है। इस बिल्डिंग का नाम था क्राउन फाइनेंशियल सेंटर। यह नोवा सिटी की सबसे सिक्योर
कॉर्पोरेट बिल्डिंग थी और अब इसका ओनर भी एमसी था। टॉप फ्लोर के ग्रैंड कॉन्फ्रेंस हॉल में 30 बड़े बिजनेसमैन बैठे थे। उनमें रिचर्ड तकाहाशी भी मौजूद था। सभी लोग वर्ल्ड सोवेरेन की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्हें उम्मीद थी कि कोई बुजुर्ग बिलियनियर, पावरफुल पॉलिटिशियन या रॉयल फैमिली का मेंबर अंदर आएगा। कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाजा खुलता है। सबसे पहले एवलिन अंदर आती है, उसके पीछे केल और अंत में हमारा एमसी आता है। एमसी ने अभी भी वही सिंपल ब्लैक जैकेट और व्हाइट टी शर्ट पहनी होती है। उसे देखकर कई चेयरमैन कंफ्यूज हो जाते हैं। एक एग्जीक्यूटिव धीरे से पूछता है, ये स्टूडेंट यहाँ क्या कर रहा है? एवलिन मेन चेयर के पास पहुंचकर अनाउंसमेंट करती है, एवरीवन मीट द अल्टीमेट ओनर ऑफ नोवा सिटीज बिजनेस नेटवर्क, मिस्टर एडन किसारागी। पूरे कॉन्फ्रेंस हॉल में साइलेंस छा जाता है। रिचर्ड तकाहाशी की आंखें बड़ी हो जाती हैं। यह वही नाम था जिसका जिक्र उसके बेटे ने फोन पर किया था और ये वही लड़का था जिसे एड्रियन गरीब स्कॉलरशिप स्टूडेंट समझ रहा था। एमसी मेन चेयर पर बैठ जाता है। बाकी सभी चेयरमैन तुरंत अपनी सीट से खड़े हो जाते हैं। एमसी शांत आवाज में कहता है, आप सभी बैठ सकते हैं, मुझे अननेसेसरी फॉर्मेलिटीज पसंद नहीं है। कोई भी तुरंत बैठने की हिम्मत नहीं करता। एवलिन दोबारा कहती है, मिस्टर किसारागी ने बैठने के लिए कहा है। इसके बाद सभी लोग धीरे धीरे अपनी सीट्स पर बैठ जाते हैं। एमसी के सामने हंड्रेड्स ऑफ कंपनीज का डेटा दिखाया जाता है, लेकिन एमसी सिर्फ 3 ऑर्डर्स देता है। पहला, किसी एम्प्लॉय को सिर्फ ओनरशिप चेंज होने के कारण नहीं निकाला जाएगा। दूसरा, स्मॉल बिजनेसेस और कस्टमर्स पर एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगाए जाएंगे। और तीसरा, कोई भी कंपनी मेरे नाम का इस्तेमाल लोगों को डराने के लिए नहीं करेगी। सभी बिजनेसमैन तुरंत एग्री कर देते हैं। रिचर्ड ताकाहाशी कुछ हिम्मत करके पूछता है, मिस्टर किसारगी, क्या आप ताकाशी ग्रुप की करंट मैनेजमेंट बदलना चाहते हैं? एमसी उसकी फाइल देखता है। जब तक मैनेजमेंट ईमानदारी से काम करती है, मुझे उसे बदलने की जरूरत नहीं। रिचर्ड राहत की सांस लेता है। फिर एमसी उसकी तरफ देखकर कहता है, लेकिन फैमिली मेंबर्स को कंपनी के नाम पर दूसरों को छोटा नहीं समझना चाहिए। रिचर्ड समझ जाता है कि एमसी की बात एड्रियन के बारे में है। वह तुरंत सिर झुकाकर बोलता है, मैं उसे समझा दूंगा। मीटिंग सिर्फ 30 मिनट्स में खत्म हो जाती है, लेकिन उन 30 मिनट्स के बाद नोवा सिटी के सभी पावरफुल बिजनेसमैन के मन में एक बात बिल्कुल क्लियर हो गई थी। दिखने में भले ही एडन एक नॉर्मल 19-ईयर-ओल्ड स्टूडेंट था, लेकिन उसकी परमिशन के बिना पूरी सिटी की इकोनॉमी में कोई बड़ा डिसीजन नहीं लिया जा सकता था। मीटिंग खत्म होने के बाद एवलिन एमसी से पूछती है, क्या आपको मैंशन या लग्जरी अपार्टमेंट चाहिए? आपके पास सिटी में कई प्राइवेट रेसिडेंसेस हैं। एमसी जवाब देता है, अभी डॉम ठीक है। एवलिन पहली बार थोड़ा कंफ्यूज्ड दिखाई देती है। आप एक शेयर्ड डॉम रूम में रहना चाहते हैं? वहाँ मेरे रूममेट्स हैं और मुझे नॉर्मल कॉलेज लाइफ भी देखनी है। कैल कहता है, सिक्योरिटी के लिए हम आसपास हिडन रहेंगे। एमसी इस बात के लिए एग्री कर लेता है। वह क्राउन फाइनेंशियल सेंटर से निकलकर लग्जरी कार में यूनिवर्सिटी लौट सकता था, लेकिन मेन गेट से पहले ही उतर जाता है और बाकी रास्ता पैदल चलता है। दूसरी तरफ रिचर्ड मीटिंग से बाहर निकलते ही एड्रियन को कॉल करता है। इस बार उसकी आवाज पहले से ज्यादा स्ट्रिक्ट होती है। एड्रियन, एडन किसारगी के साथ तुमने क्या किया था? एड्रियन जवाब देता है, कुछ नहीं, मैंने बस कहा था कि यूनिवर्सिटी एक्सपेंसिव है। रिचर्ड गहरी सांस लेता है। कल उससे प्रॉपर्ली बात करना, कोई एरोगेंस नहीं और कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं। एड्रियन परेशान होकर पूछता है, लेकिन वह है कौन? रिचर्ड कुछ सेकंड्स रुकता है। वही इंसान जो आज से हमारी पूरी कंपनी का अल्टीमेट ओनर है। एड्रियन के चेहरे की सारी कॉन्फिडेंस गायब हो जाती। वह सामने अपने फैमिली मैंशन को देखता है। ये मैंशन, उसकी स्पोर्ट्स कार और उसकी पूरी लग्जरी लाइफ सब उस कंपनी के कारण था जिसका ओनर अब वही गरीब दिखने वाला स्टूडेंट था। एड्रियन को सुबह का सीन याद आता है जब उसने एमसी को स्कॉलरशिप स्टूडेंट समझकर नीचा दिखाने की कोशिश की थी। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि अगले दिन वह एमसी का सामना कैसे करेगा। रात को एमसी डॉर्मशा में वापस पहुंचता है। लियो तुरंत पूछता है, पार्ट टाइम जॉब कैसी रही? एमसी शूज उतारते हुए जवाब देता है, काम आसान था, कुछ लोगों को रूल समझाने थे। नोआ नूडल्स बनाते हुए कहता है, बॉस बनने की प्रैक्टिस कर रहा था क्या? एमसी हल्के से मुस्कुराता है। शायद केंजी एमसी को एक बोल देते हुए बोलता है, हमने तुम्हारे लिए भी नूडल्स बना दिए थे। एमसी अपने रूममेट्स के साथ बैठकर नूडल्स खाने लगता है। उसी समय एवलिन की तरफ से मैसेज आता है, ऑल 417 कंपनी हेड्स हैव एक्सेप्टेड योर इंस्ट्रक्शंस। एमसी फोन बंद करके दोस्तों के साथ नॉर्मल बातें करने लगता है। कुछ देर बाद सभी रूममेट्स सो जाते हैं, लेकिन एमसी आज भी अपने बेड पर बैठकर मिडनाइट का इंतजार कर रहा था। क्लॉक पर 11:59 PM दिखाई दे रहा था। एमसी मन में सोचता है, पहले दिन पूरी सिटी का बिजनेस नेटवर्क, दूसरे दिन मैनेजर और सिक्योरिटी डिवीजन, अब तीसरे दिन क्या मिलेगा? जैसे ही रात के 12 बजते हैं, गोल्डन सिस्टम इंटरफेस खुल जाता है। न्यू डे डिटेक्टेड डेली रियलिटी स्पिन अवेलेबल। एमसी तुरंत एस पिन बटन दबा देता है। गोल्डन व्हील तेजी से घूमने लगता है। इस बार व्हील पर प्राइवेट आइलैंड्स, लग्जरी कार्स, ग्लोबल कंपनीज, स्पेशल एबिलिटीज और मिस्टीरियस ब्लड लाइन्स दिखाई दे रही थी। लेकिन व्हील धीरे धीरे एक विशाल गोल्डन बिल्डिंग के सिंबल पर जाकर रुकता है। पूरे डॉर्म रूम में साइलेंट गोल्डन लाइट फैल जाती है। स्पेशल प्रॉपर्टी रिवॉर्ड एलिशियम क्राउन एस्टेट, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्राइवेट मैंशन। एमसी के सामने मैंशन की कंप्लीट होलोग्राफिक इमेज खुलती है। वह मैंशन किसी नॉर्मल हाउस जैसा नहीं था। उसके चारों तरफ हजारों एकर्स की प्राइवेट लैंड थी। उसमें कई लग्जरी रेजिडेंशियल विंग्स, जायंट गार्डन्स,
प्राइवेट लेक, इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, अंडरग्राउंड गैराज, सिक्योर कमांड सेंटर, गेस्ट पैलेसेस और अपना प्राइवेट एयरफील्ड मौजूद था। वहां हजारों स्टाफ मेंबर्स काम करते थे। सिस्टम की अगली नोटिफिकेशन आती है, कंप्लीट लीगल ओनरशिप ट्रांसफर टू होस्ट। All mansion staff are awaiting the arrival of their new owner. AMC mansion की holographic image को कुछ seconds देखता रहता है, फिर धीमी आवाज में कहता है, मुझे तो सिर्फ एक रूम चाहिए था। अचानक उसके फोन पर एवलिन का कॉल आ जाता है। MC कॉल उठाता है। एवलिन कहती है, एडन, एलिसियम क्राउन एस्टेट की पूरी मैनेजमेंट एक्टिव हो चुकी है। क्या आप कल अपनी प्रॉपर्टी इंस्पेक्ट करना चाहेंगे? MC अपने तीनों सोते हुए रूममेट्स को देखता है, फिर जवाब देता है, कल संडे है, सुबह चलते हैं। सुबह के लगभग 7 बजे थे। डॉर्म रूम के अंदर लियो, नोआ और केंजी अभी तक सो रहे थे, लेकिन हमारा MC पहले से तैयार होकर अपने बेड पर बैठा था। उसके फोन पर एवलिन का मैसेज आता है, गाड़ी यूनिवर्सिटी के साइड गेट पर तैयार है। एलिजियम क्राउन एस्टेट का पूरा स्टाफ आपके अराइवल का इंतजार कर रहा है। MC मैसेज पढ़ने के बाद सामने सो रहे अपने रूममेट्स को देखता है। पिछली रात उसे दुनिया का सबसे बड़ा प्राइवेट मैंशन मिला था, लेकिन उसके रूममेट्स को अभी भी यही लगता था कि MC ने सिटी में कोई छोटा मोटा पार्ट टाइम काम शुरू किया है। MC क्वाइटली अपना ब्लैक जैकेट पहनता है। तभी लियो आधी नींद में आंखें खोल देता है। आज संडे है, तुम इतनी सुबह कहाँ जा रहे हो? MC नॉर्मल आवाज में जवाब देता है, कल वाले काम की एक प्रॉपर्टी देखने जा रहा हूँ। लियो नींद में ही बोलता है, पार्ट टाइम जॉब के दूसरे दिन ही प्रॉपर्टी देखने भेज रहे हैं? तुम्हारा बॉस काफी भरोसा करता है तुम पर। MC हल्का सा मुस्कुराकर कहता है, हाँ, ऐसा ही समझ लो। लियो दोबारा सो जाता है। उसे क्या पता था कि MC किसी दूसरे की प्रॉपर्टी देखने नहीं जा रहा था, वह खुद अपनी दुनिया की सबसे बड़ी प्राइवेट प्रॉपर्टी इंस्पेक्ट करने जा रहा था। कुछ देर बाद MC यूनिवर्सिटी के साइड गेट पर पहुंचता है। वहां पहले की तरह सिर्फ एक सिंपल ब्लैक सेडान खड़ी थी। इस बार एवलिन कार के बाहर MC का इंतजार कर रही। केल ड्राइवर सीट के पास खड़ा पूरे एरिया को ऑब्जर्व कर रहा था। MC के पहुंचते ही एवलिन कार का डोर खोलती है। गुड मॉर्निंग एडन, MC कार के अंदर बैठते हुए पूछता है। एस्टेट यहाँ से कितनी दूर है? एवलिन उसके साथ बैठकर टैबलेट खोलती है। नोवा सिटी के आउटर डिस्ट्रिक्ट से लगभग 40 मिनट की दूरी पर है, लेकिन एलिजियम क्राउन एस्टेट की प्राइवेट लैंड सिटी बाउंड्री के बाद ही शुरू हो जाती है। टैबलेट पर एक विशाल प्रॉपर्टी मैप खुल जाता है। MC मैप को जूम आउट करता है, लेकिन कई बार जूम आउट करने के बाद भी पूरी प्रॉपर्टी स्क्रीन में दिखाई नहीं देती। MC हैरान होकर पूछता है, यह सिर्फ मैंशन है या एक अलग सिटी? एवलिन जवाब देती है, टेक्निकली यह एक प्राइवेट एस्टेट है। इसकी टोटल लैंड लगभग 12,000 एकर्स है। एस्टेट के अंदर मेन मैंशन के अलावा कई गेस्ट रेजिडेंसेज, आर्टिफिशियल लेक्स, गार्डन्स, प्राइवेट रोड्स, स्पोर्ट्स एरियाज, अंडरग्राउंड फैसिलिटीज और एक प्राइवेट एयरफील्ड मौजूद था। पूरी प्रॉपर्टी के अलग अलग सेक्शंस को देखने में एक पूरा दिन लग सकता था। MC टैबलेट देखते हुए कहता है, मुझे लगा था सिस्टम सिर्फ एक बड़ा घर देगा। एवलिन हल्की मुस्कान के साथ बोलती है, सिस्टम की नजर में शायद यह बड़ा घर ही है। कार नोवा सिटी के फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट से बाहर निकलकर एक शांत प्राइवेट रोड पर पहुंचती है। कुछ दूर जाने के बाद MC को रोड के दोनों तरफ टॉल ट्रीज दिखाई देते हैं। पूरे रास्ते में एडवांस्ड सिक्योरिटी कैमरों लगे थे, लेकिन उन्हें इस तरह डिजाइन किया गया था कि वे एनवायरनमेंट का हिस्सा लगते थे। केल बताता है, एस्टेट की आउटर सिक्योरिटी पहले से एक्टिव है। ब्लैक एगेस के 3,000 पर्सनल अलग अलग जोन्स में स्टेशनड हैं, लेकिन आपकी इंस्ट्रक्शन के अनुसार कोई अननेसेसरी डिस्प्ले नहीं रखा गया। MC विंडो से बाहर देखते हुए कहता है, जब तक कोई प्रॉब्लम ना हो, स्टाफ और आसपास रहने वाले लोगों को अनकंफर्टेबल नहीं होना चाहिए। केल तुरंत जवाब देता है, आपकी बात समझ गया। कुछ देर बाद कार एक विशाल गोल्डन ब्लैक गेट के सामने पहुंचती है। गेट इतना बड़ा था कि उसके सामने AMC की सेडान बहुत छोटी दिखाई दे रही थी। गेट के सेंटर में एक क्राउन का सिंबल बना हुआ था। जैसे ही MC की कार पास पहुंचती है, पूरा गेट ऑटोमेटिकली खुलने लगता है। गेट खुलने के साथ ही MC के सामने एक लंबी प्राइवेट रोड दिखाई देती है। रोड के दोनों तरफ फाउंटेन्स, परफेक्टली मेंटेन्ड गार्डन्स और व्हाइट स्टोन स्टैचूज मौजूद थीं। दूर पहाड़ी के ऊपर एलिशियम क्राउन एस्टेट का मेन मंशन दिखाई दे रहा था। उस मंशन का साइज किसी रॉयल पैलेस से भी कई गुना बड़ा था। MC कुछ सेकंड्स तक बाहर देखता रहता है। उसे यह जगह जानी पहचानी लग रही थी। फिर अचानक उसे याद आता है, ये वही मैंशन था जिसे उसने इन्फिनिट एम्पायर गेम के अंदर अपना मेन हेडक्वार्टर्स बनाया था। उसका डिजाइन, उसके गार्डन्स, उसकी प्राइवेट रोड, सब कुछ गेम की तरह बिल्कुल सेम था। सिस्टम की नोटिफिकेशन खुलती है, गेम एसेट सिंक्रोनाइजेशन कंफर्म्ड, एलिसियम क्राउन एस्टेट सक्सेसफुली ट्रांसफर्ड टू रियलिटी। अब MC को पूरी तरह यकीन हो जाता है कि गेम के अंदर मौजूद हर एसेट की रियल वर्ल्ड कॉपी सच में मौजूद, और डेली रिवॉर्ड के जरिए वे सभी एसेट्स धीरे धीरे उसके हो रहे थे। कार मेन मैंशन के सामने जाकर रुकती है। MC जैसे ही बाहर निकलता है, सामने का सीन देखकर थोड़ी देर शांत रह जाता है। मेन एंट्रेंस से लेकर गार्डन के दूसरे छोर तक सैकड़ों स्टाफ मेंबर्स
ऑन ऑर्गेनाइज्ड लाइंस में खड़े थे। उनके आगे एस्टेट मैनेजर, शेफ्स, ड्राइवर्स, डॉक्टर्स, गार्डनर्स और मेंटेनेंस टीम्स मौजूद थीं। सबसे सामने केल के 12 सॉवरेन गार्ड्स खड़े। एमसी के कार से बाहर आते ही पूरा स्टाफ एक साथ सिर झुकाता है। एस्टेट के सीनियर मैनेजर आगे आकर बोलते हैं, एलिसियम क्राउन एस्टेट में आपका स्वागत है मिस्टर किसारगी। एमसी इतने लोगों को अपने सामने झुका देखकर थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है। वह तुरंत बोलता है, सभी लोग नॉर्मल खड़े हो जाइए। हर बार मेरे आने पर ऐसा करने की जरूरत नहीं है। स्टाफ मेंबर्स एक दूसरे की तरफ देखते हैं। शायद इस स्टेट के पुराने रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट थे। एमसी आगे कहता है, मैं यहाँ किसी की जॉब मुश्किल बनाने नहीं आया। जो काम पहले जिस तरह हो रहा था वही चलता रहेगा और स्टाफ के साथ कोई अनफेयर बिहेवियर नहीं होना चाहिए। एस्टेट मैनेजर रिस्पेक्टफुल तरीके से जवाब देते हैं, आपका ऑर्डर फॉलो किया जाएगा। एवेलिन पीछे खड़ी होकर एमसी को देख रही थी। यह दूसरी बार था जब इतनी बड़ी प्रॉपर्टी मिलने के बाद भी एमसी ने सबसे पहले स्टाफ के बारे में बात की थी। इसके बाद मैंशन का टूर शुरू होता है। सबसे पहले एमसी मेन एंट्रेंस हॉल में जाता है। हॉल की सीलिंग इतनी ऊंची थी कि अंदर एक छोटी बिल्डिंग खड़ी की जा सकती थी। व्हाइट मार्बल फ्लोर पर गोल्डन डिजाइन्स बने थे। सेंटर में एक विशाल क्रिस्टल शैंडलियर लटक रहा था। सीढ़ियां दोनों तरफ से घूमती हुई अपर फ्लोर्स की ओर जाती थी। लेकिन सबसे खास बात यह थी कि पूरा मैंशन रॉयल दिखने के बावजूद एडवांस टेक्नोलॉजी से भरा हुआ था। वॉल्स में हिडन स्क्रीन्स थी। डोर्स बिना आवाज के ऑटोमेटिकली खुल रहे थे। लाइटिंग एमसी की मूवमेंट के हिसाब से एडजस्ट हो रही थी। एवेलिन बताती है, पूरे मैंशन को एक प्राइवेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैनेज करती है, लेकिन इसका कंप्लीट कंट्रोल सिर्फ आपके पास है। सिस्टम के सामने एक नया पैनल खुलता है, एस्टेट अथॉरिटी कनेक्टेड ओनर रिकॉग्निशन। एडन किसारगी एमसी के सामने मंशन का पूरा 3D मैप आ जाता है। अब वह सिर्फ एक थॉट से लाइट्स, डोर्स और सिक्योरिटी सेटिंग्स कंट्रोल कर सकता था। एमसी मजाक में कहता है, इतने बड़े मैंशन में रास्ता भूलने का चांस तो कम हो गया। इसके बाद केल एमसी को अंडरग्राउंड सेक्शन में लेकर जाता है। एक विशाल एलिवेटर मंशन के नीचे उतरता है। डोर्स खुलते ही एक इनॉर्मस अंडरग्राउंड गैराज दिखाई देता है। गैराज में हजारों कार्स रखने की जगह थी, लेकिन इस समय उसका ज्यादातर हिस्सा खाली था। एवेलिन कहती है, यह गैराज आपके गेम इन्वेंट्री से आने वाली फ्यूचर व्हीकल कलेक्शंस के लिए बनाया गया है। एमसी चारों तरफ देखकर पूछता है, मतलब सिस्टम को पहले से पता है कि मुझे कौन से रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं? सिस्टम तुरंत जवाब देता है, डेली रिवॉर्ड्स रिमेन रैंडम। एस्टेट फैसिलिटीज आर डिजाइन टू सपोर्ट एवरी पॉसिबल एसेट कैटेगरी। गैराज के दूसरे हिस्से में आर्मर्ड सिक्योरिटी व्हीकल्स और इमरजेंसी ट्रांसपोर्ट मौजूद थे। कैल साफ करता है कि इनका इस्तेमाल सिर्फ प्रोटेक्शन और इमरजेंसी इवैक्यूएशन के लिए किया जाएगा। एमसी उसे इंस्ट्रक्शन देता है, कॉलेज के आसपास इनमें से कुछ दिखाई नहीं देना चाहिए। केल जवाब देता है, यूनिवर्सिटी के लिए सिर्फ ऑर्डिनरी व्हीकल्स रखे जाएंगे। टूर के दौरान एमसी एक क्वाइट रेजिडेंशियल विंग में पहुंचता है। उस विंग के अंदर अलग अलग लग्जरी बेडरूम्स बने थे। एक रूम में पूरा ग्लास सीलिंग था। दूसरे रूम से प्राइवेट लेक दिखाई देती थी। एक रूम के अंदर अपना इंडोर गार्डन मौजूद था। एस्टेट मैनेजर पूछता है, आप इनमें से किस बेडरूम को अपना मेन रूम बनाना चाहेंगे? एमसी कुछ देर सभी रूम्स देखता है, फिर वह सबसे सिंपल रूम चुनता है। वह रूम भी बेहद लग्जरी था, लेकिन बाकी रूम्स के कंपैरिजन में छोटा और पीसफुल था। उसकी विंडो से गार्डन और प्राइवेट लेक दोनों दिखाई देते थे। एवेलिन पूछती है, आपने सबसे छोटा रूम क्यों न चुना? एमसी जवाब देता है, क्योंकि मुझे सोने के लिए पूरा पैलेस नहीं चाहिए। एवेलिन कुछ नहीं बोलती, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ जाती। उसी समय नोवा सिटी के दूसरी तरफ एड्रियन अपने फैमिली मैंशन में बैठा एमसी के बारे में इंफॉर्मेशन सर्च कर रहा था। उसने कई प्राइवेट डेटाबेस और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स चेक किए, लेकिन एडन किसारगी के नाम पर उसे सिर्फ बेसिक स्कूल और स्कॉलरशिप रिकॉर्ड्स मिलते हैं। कोई रिच फैमिली हिस्ट्री नहीं, कोई बिजनेस प्रोफाइल नहीं और कोई पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं। एड्रियन इरिटेट होकर कहता है, अगर ये हमारी कंपनी का ओनर है तो इसके बारे में ऑनलाइन कुछ क्यों नहीं है? रिचर्ड उसके सामने बैठा था। वह सीरियस आवाज में बोलता है, क्योंकि जिस लेवल पर वह है वहां लोगों को अपनी आइडेंटिटी दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। एड्रियन अभी भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, लेकिन वह कल ट्रेन से आया था। उसके पास एक पुराना बैग था। रिचर्ड जवाब देता है, और उसी लड़के ने 30 मिनट की मीटिंग में पूरी सिटी के सबसे पावरफुल बिजनेसमैन को इंस्ट्रक्शंस दी। फिर रिचर्ड एड्रियन को साफ वार्निंग देता है, मंडे को तुम उससे प्रॉपर्ली अपॉलॉजी करोगे। एड्रियन तुरंत बोलता है, पूरी क्लास के सामने, अगर जरूरत पड़ी तो पूरी यूनिवर्सिटी के सामने। एड्रियन कोई जवाब नहीं देता। उसे पहली बार महसूस होता है कि उसके फैमिली नेम और एक्सपेंसिव कार की असली वैल्यू कितनी छोटी थी। वापस एलिसियम क्राउन एस्टेट में एवेलिन एमसी को मेन एग्जीक्यूटिव ऑफिस दिखाती है। ये ऑफिस किसी कंट्री के कमांड सेंटर जैसा दिखाई देता था। एक जायंट ट्रांसपेरेंट स्क्रीन पर एमसी की सभी कंपनीज, प्रॉपर्टीज और
डेली इनकम दिखाई दे रही थी। सिर्फ नोवा सिटी के बिजनेसेस से उसकी वेल्थ हर मिनट बढ़ रही थी। एवलिन बताती है, आपकी करंट अवेलेबल कैश 12.8 ट्रिलियन डॉलर है। बिजनेस एसेट्स और प्रॉपर्टी वैल्यू इसके अंदर शामिल नहीं है। एमसी पूछता है, अगर सब कुछ इंक्लूड किया जाए तो टोटल वैल्यू कितनी है? एवलिन कुछ सेकंड्स कैलकुलेशंस चेक करती है। अभी एग्जैक्ट नंबर कैलकुलेट करना मुश्किल है। सिर्फ नोवा सिटी नेटवर्क, एस्टेट और एग्जिस्टिंग अकाउंट्स को इंक्लूड करें तो आपकी टोटल वैल्यू कई ट्रिलियन से ऊपर है। एमसी स्क्रीन की तरफ देखकर बोलता है, फिर भी डॉम में मेरे हिस्से का मंथली रेंट टाइम पर पे कर देना। एवलिन एक पल उसे देखती है, फिर सीरियस तरीके से रिप्लाई करती है, वह ऑलरेडी पूरे वर्ष के लिए पेड है। टूर पूरा होने के बाद एमसी मैंशन के प्राइवेट गार्डन में बैठता है। सामने आर्टिफिशियल लेक थी और उसके दूसरी तरफ मैंशन की रिफ्लेक्शन दिखाई दे रही थी। मिया की तरफ से उसके फोन पर मैसेज आता है, हम गेमिंग क्लब जा रहे हैं, अगर तुम्हारा काम खत्म हो जाए तो आ जाना। कुछ सेकंड्स बाद लियो का मैसेज आता है, जल्दी आना, यहाँ इन्फिनिट एम्पायर गेम को लेकर कोई बड़ा अनाउंसमेंट हुआ है। गेम का नाम पढ़ते ही एमसी का ध्यान मैसेज पर चला जाता है। वह एवलिन से पूछता है, क्या मैं दोपहर तक यूनिवर्सिटी वापस जा सकता हूँ? एवलिन जवाब देती है, बिल्कुल, क्या वापसी के लिए कार तैयार कर दूं? एमसी कहता है, हाँ, लेकिन वही नॉर्मल कार। कायल कार अरेंज करने चला जाता है। दोपहर को एमसी यूनिवर्सिटी लौट आता है। साइड गेट पर कार से उतरते समय लियो दूर से उसे देख लेता है। लियो कार और एवलिन को देखकर तुरंत एमसी के पास आता है, भाई ये तुम्हारी पार्ट टाइम जॉब की मैनेजर है। एमसी एक सेकंड एवलिन की तरफ देखता है। एवलिन बिना एक्सप्रेशन बदले जवाब देती है, हाँ, मैं इनके काम की मैनेजमेंट संभालती हूँ। टेक्निकली वह झूठ भी नहीं बोल रही थी। लियो कार को देखकर कहता है, तुम्हारी कंपनी का बजट तो काफी अच्छा लगता है। एमसी जवाब देता है, कार कंपनी की है, असल में कार से लेकर उसे बनाने वाली कंपनी तक एमसी की थी। लेकिन लियो बिना कोई शक किए उसे गेमिंग क्लब की तरफ ले जाता है। गेमिंग क्लब के अंदर कई स्टूडेंट्स बड़ी स्क्रीन के सामने खड़े थे। स्क्रीन पर इन्फिनिट एम्पायर गेम की ग्लोबल रैंकिंग दिखाई दे रही। नोआ एमसी को देखते ही बोलता है, तुम ये गेम खेलते थे ना? एमसी नॉर्मल आवाज में जवाब देता है, थोड़ा बहुत। केंजी स्क्रीन की तरफ इशारा करता है। गेम का नंबर 1 अकाउंट अचानक रैंकिंग से गायब हो गया है। स्क्रीन पर पहले पोजीशन खाली दिखाई दे रही। उसके सामने सिर्फ एक टाइटल था, वर्ल्ड सॉवरेन। यह एमसी का गेम अकाउंट था। लियो एक्साइटमेंट में बताता है, इस प्लेयर के पास गेम की हर ऑब्टेनेबल चीज थी। दुनिया में अगर कोई आइटम 10 था तो इसके अकाउंट में 10 मौजूद थे। एक सीनियर क्लब मेंबर कहता है, कुछ प्लेयर्स का मानना है कि अकाउंट डिलीट हो गया, लेकिन कंपनी ने कहा है कि अकाउंट अभी भी एग्जिस्ट करता है, बस उसे किसी अननोन नेटवर्क में ट्रांसफर कर दिया गया है। एमसी साइलेंटली स्क्रीन को देखता है। वह अननोन नेटवर्क असल में वर्ल्ड सोवेरेन लॉगिन सिस्टम था। गेम अकाउंट डिलीट नहीं हुआ था, उसके एसेट्स रियल वर्ल्ड में ट्रांसफर होने शुरू हो चुके थे। मिया एमसी से पूछती है, तुम्हारा अकाउंट किस लेवल का था? एमसी कामली जवाब देता है, अब चेक नहीं किया। वह अपनी आइडेंटिटी फिर से छिपा लेता है। उसी समय गेमिंग क्लब का डोर खुलता है। एड्रियन अंदर आता है। सभी स्टूडेंट्स उसकी तरफ देखने लगते हैं। एड्रियन सीधे एमसी के सामने पहुंचता है। उसके चेहरे पर आज पहले जैसी एरोगेंस नहीं थी। वह कुछ सेकंड्स चुप रहता है, फिर बोलता है, कल मैंने तुम्हारे बारे में जाने बिना गलत टोन में बात की थी, उसके लिए सॉरी। पूरे गेमिंग क्लब में साइलेंस हो जाता है। लियो धीरे से नोआ के कान में कहता है, ये वही एड्रियन है ना जो किसी से सॉरी नहीं बोलता? नोआ सिर्फ सिर हिला देता है। मिया भी हैरान होकर एड्रियन को देखती है। एमसी बिना उसे एम्बैरस किए जवाब देता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बात खत्म। एड्रियन ने सोचा था कि एमसी उसे सबके सामने इंसल्ट करेगा, लेकिन एमसी ने उसके अपॉलॉजी को सिंपल तरीके से एक्सेप्ट कर लिया। इस बिहेवियर के बाद एड्रियन की कंफ्यूजन और बढ़ जाती। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अनलिमिटेड वेल्थ होने के बावजूद एमसी इतना नॉर्मल कैसे रह सकता है। शाम तक एमसी अपने रूममेट्स के साथ डॉम वापस लौट आता है। लियो पूरे रास्ते इन्फिनिट एम्पायर के मिसिंग अकाउंट के बारे में थ्योरीज बनाता रहता है। मुझे लगता है वर्ल्ड सॉवरेन कोई सीक्रेट बिलियनर था, नोआ बोलता है, या गेम कंपनी का ओनर। केंजी कहता है, अगर उसके पास गेम की हर चीज थी तो शायद उसने अकाउंट प्राइवेट कर दिया हो। एमसी उनके बीच क्वाइटली चलता रहता है। मुझे लगता है वर्ल्ड सोवेरेन कोई सीक्रेट बिलियनियर था, नोआ बोलता है, या गेम कंपनी का ओनर। केंजी कहता है, अगर उसके पास गेम की हर चीज थी तो शायद उसने अकाउंट प्राइवेट कर दिया हो। एमसी उनके बीच क्वाइटली चलता रहता है। किसी को अंदाजा नहीं था कि जिस प्लेयर पर वे थ्योरीज बना रहे थे वह उनके साथ ही चल रहा था। रात को सभी रूममेट्स सोने की तैयारी करते हैं, लेकिन एमसी को फिर से मिडनाइट रिवॉर्ड का इंतजार था। क्लॉक जैसे ही 12 बजाता है, सिस्टम इंटरफेस खुल जाता है। न्यू डे डिटेक्टेड, डेली रियलिटी रिवॉर्ड अवेलेबल। गोल्डन व्हील एमसी के सामने घूमना शुरू करता है। व्हील पर प्राइवेट आइलैंड्स, ग्लोबल कंपनीज, रेयर टेक्नोलॉजी, स्पेशल ब्लड लाइन्स और लग्जरी कलेक्शंस दिखाई दे रहे थे। कुछ सेकंड्स बाद व्हील एक गोल्डन व्हीकल सिंबल पर रुकता है। वर्ल्ड लिमिटेड व्हीकल कलेक्शन रिवॉर्ड सक्सेसफुली क्लेम्ड सिस्टम के सामने 10 अलग अलग हाइपरकार्स की इमेजेस दिखाई देती हैं। ये कार्स थीं सोलरिस, क्राउन एक्स। पूरी दुनिया में इस मॉडल की सिर्फ 10 कार्स बनाई गई थी और अब 10 कार्स का ओनरशिप एमसी के नाम ट्रांसफर हो चुका था। हर कार की एस्टिमेटेड वैल्यू
लगभग $250 मिलियन थी, लेकिन उनकी रेयरिटी के कारण दुनिया के कलेक्टर्स उनके लिए इससे कई गुना ज्यादा पे करने को तैयार। सिस्टम की अगली नोटिफिकेशन आती है, ऑल 10 व्हीकल्स डिलीवर्ड टू एलिसियम क्राउन एस्टेट अंडरग्राउंड गैराज। उसी समय दुनिया के अलग अलग देशों में लग्जरी कलेक्टर्स और बिजनेसमैन को न्यूज़ मिलती है कि सोलारिस क्राउन एक्स की सभी 10 कार्स एक ही अननोन ओनर ने अक्वायर कर ली है। न्यूज चैनल्स पर सिर्फ एक नाम दिखाई देता है, वर्ल्ड सॉवरेन एवलिन का कॉल आता है। एडन 10 व्हीकल्स एस्टेट में पहुंच चुकी हैं। क्या आप टुमारो के लिए कोई व्हीकल सिलेक्ट करना चाहेंगे? एमसी इमेजेस देखते हुए एक सिंपल मिडनाइट ब्लैक कार सिलेक्ट करता है। ये वाली नॉर्मल लग रही है। फोन की दूसरी तरफ एवलिन कुछ सेकंड्स चुप रहती है। वह कार पूरी कलेक्शन की सबसे रेयर कार थी, लेकिन वह एमसी को करेक्ट नहीं करती। ठीक है, इसे तैयार रखा जाएगा। कॉल खत्म होने के बाद सिस्टम व्हील गायब होने लगता है, लेकिन डिसअपियरिंग इंटरफेस के पीछे एमसी को एक लॉक्ड रेड सिंबल दिखाई देता है। सिर्फ 1 सेकंड के लिए उस सिंबल के नीचे एक नौ फ्लैश होता है। व्हीकल वॉल्ट के बीच खड़ा एमसी अपने फोन पर चमक रही लाल स्क्रीन को देख रहा था। उस स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन दिखाई दे रही थी, अननोन सॉवरेन ब्लड लाइन लॉक्ड। एमसी ने उस ऑप्शन पर दोबारा क्लिक किया, एक्सेस डिनाइड, अनलॉक, कंडीशन हिडन। एमसी ने हल्की सी सांस छोड़ी। जब कंडीशन बतानी ही नहीं है तो ऑप्शन दिखाया क्यों? सिस्टम ने इस बार कोई जवाब नहीं दिया। एमसी ने फोन बंद किया और सामने खड़ी अपनी मैनेजर की तरफ देखा। मैनेजर और चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर दोनों बिल्कुल नॉर्मल खड़े थे। इससे एमसी समझ गया कि वह लाल स्क्रीन सिर्फ उसे दिखाई दे रही थी। मैनेजर ने व्हीकल वॉल्ट की तरफ इशारा किया, सर, यहाँ आपकी गेम इन्वेंट्री से सिंक्रोनाइज हुई पूरी वर्ल्ड लिमिटेड व्हीकल कलेक्शन मौजूद है। एमसी ने सामने देखा। पूरा अंडरग्राउंड गराज इतना बड़ा था कि उसका दूसरा सिरा साफ दिखाई भी नहीं दे रहा था। दोनों तरफ अलग अलग कलर्स की हाइपर कार्स, लग्जरी सेडान्स, आर्मर्ड एसयूवीज और लिमिटेड एडिशन व्हीकल्स खड़ी थी। मैनेजर ने बताया, इनमें से कुछ व्हीकल्स ऐसी हैं जिनकी दुनिया में केवल 3 यूनिट्स बनी हैं। एमसी ने कैजुअली पूछा, और बाकी 2 कहाँ हैं? मैनेजर कुछ सेकंड्स चुप रही। वो भी आपकी हैं सर। एमसी ने उसकी तरफ देखा। मैनेजर ने अगली लाइन और भी आराम से बोली, असल में जिन व्हीकल्स की दुनिया में 10 यूनिट्स बनी हैं, उनकी 10 यूनिट्स आपकी इन्वेंट्री में मौजूद हैं। एमसी को अपनी पुरानी गेम याद आई। गेम के अंदर उसे रेयर चीजें कलेक्ट करने की आदत। किसी आइटम की एक कॉपी रखने के बजाय वह उसकी पूरी लिमिटेड कलेक्शन खरीद लेता था। लेकिन उस समय उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन वे सारी चीजें रियल वर्ल्ड में आ जाएंगी। मैनेजर ने पूछा, कॉलेज वापस जाने के लिए आप कौन सी कार पसंद करेंगे? एमसी की नजर एक सिंपल ब्लैक सेडान पर गई। बाकी हाइपर कार्स की तुलना में वह काफी नॉर्मल लग रही थी। वही ठीक है। मैनेजर पहली बार थोड़ी असमंजस में दिखाई दी। सर, वह ऑरेलियस फैंटम S9 है। पूरी दुनिया में उसकी केवल 3 यूनिट्स हैं। उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू लगभग $180 मिलियन है। एमसी ने कार को दोबारा देखा। दिखने में तो सिंपल है। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके चेहरे से साफ था कि उसके लिए $180 मिलियन की कार को सिंपल कहना पहली बार सुनने वाली बात। मैनेजर ने पूरे कन्वॉय को तैयार करने का आदेश देना चाहा, लेकिन एमसी ने उसे रोक दिया। इतनी सारी कार्स लेकर कॉलेज नहीं जाना, एक कार काफी है। सिक्योरिटी दूर रह सकती है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने तुरंत सिर झुका दिया। अंडरस्टैंड सर। कुछ देर बाद एमसी उसी ब्लैक सेडान में एस्टेट से बाहर निकल गया, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके मना करने के बाद भी 3 अनमार्क सिक्योरिटी व्हीकल्स काफी दूरी बनाकर उसके पीछे चल रही थी। उस रात एमसी डॉर्मेट्री वापस पहुंचा। उसके तीनों रूममेट्स कमरे में बैठे इंस्टेंट नूडल्स खा रहे थे। ऑरेंज हेयर्ड रूममेट ने उसे देखते ही पूछा, भाई तू सुबह गया था, पूरा दिन कहाँ था? एमसी ने अपना जैकेट उतारते हुए जवाब दिया, एक प्रॉपर्टी देखने गया था। बेस्पेक्टिकल्ड रूममेट हंस पड़ा। रेंट पर रूम लेने वाला है क्या? एमसी ने अपने 12,000 एकड़ एस्टेट और दुनिया के सबसे बड़े मंशन के बारे में सोचकर कहा, हाँ, कुछ वैसा ही समझ लो। तभी डार्क हेयर्ड रूममेट ने विंडो से नीचे देखा। वहाँ वही ब्लैक सेडान कुछ सेकंड्स के लिए रुकी हुई थी। उसने पूछा, ये नीचे वाली कार किसकी है? काफी एक्सपेंसिव लग रही है। एमसी ने बिना पीछे देखे कहा, शायद किसी विजिटर की होगी। कार वहां से निकल गई और तीनों रूममेट्स ने उस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अगली सुबह कॉलेज में बिजनेस एंड इनोवेशन वीक की अनाउंसमेंट हुई। कॉलेज एक बहुत बड़ा चैरिटी बिजनेस समिट आयोजित करने वाला था। वेन्यू था इंपीरियल क्राउन होटल। यह शहर का सबसे महंगा 7 स्टार होटल था। इवेंट के अंदर बड़े इन्वेस्टर्स, कंपनी ओनर्स, लग्जरी कलेक्टर्स और शहर की सबसे अमीर फैमिलीज आने वाली थीं। कॉलेज स्टूडेंट्स को भी लिमिटेड पासेस दिए गए थे ताकि वे रियल बिजनेस वर्ल्ड को करीब से देख सकें। प्रोफेसर ने बताया, इवेंट का फाइनल हिस्सा एक इंटरनेशनल चैरिटी ऑक्शन होगा। ऑन एक्शन से मिलने वाला पैसा स्कॉलरशिप्स और ऑन अर्फन एजुकेशन फंड में जाएगा। यह बात सुनकर एमसी कुछ सेकंड्स शांत हो गया।
क्योंकि वह खुद बिना पेरेंट्स के बड़ा हुआ था। वहीं दूसरी तरफ वेल्थी राइवल अपनी सीट पर कॉन्फिडेंस के साथ बैठा था। उसने अपने दोस्तों से कहा, इस इवेंट का मेन स्पॉन्सर मेरे फादर की कंपनी है, सिर्फ स्पॉन्सरशिप अमाउंट ही $50 मिलियन है। उसने जानबूझकर इतनी ऊंची आवाज में कहा कि आसपास बैठे स्टूडेंट्स भी सुन सके। फिर उसकी नजर क्यूट गाइड गर्ल और एमसी पर गई। गर्ल एमसी को इवेंट पास समझा रही थी। वेल्थी राइवल उनके पास आया। तुम दोनों भी जा रहे हो? गर्ल ने कहा, हाँ, कॉलेज ने हमें स्टूडेंट कोऑर्डिनेशन टीम में रखा है। राइवल ने एमसी की तरफ देखकर पूछा, तुम ऑक्शन में क्या करोगे? वहाँ एक कॉफी भी लगभग $100 की मिलती है। एमसी ने सीधा जवाब दिया, कॉफी ही पी लूंगा। आसपास खड़े कुछ स्टूडेंट्स हंस दिए। उन्हें लगा एमसी मजाक कर रहा है, लेकिन उसी समय एमसी के फोन पर मैनेजर का मैसेज आया, इंपीरियल क्राउन होटल मैनेजमेंट रिक्वेस्ट्स फाइनल अप्रूवल फॉर टुमारोज इवेंट। एमसी ने मैसेज पढ़कर मैनेजर को कॉल किया। अप्रूवल मुझसे क्यों? मैनेजर ने नॉर्मल आवाज में बताया कि इंपीरियल क्राउन होटल, ऑनरोरा इंटरनेशनल ऑक्शन हाउस और इवेंट की मुख्य फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी तीनों आपकी हैं। एमसी कुछ सेकंड्स चुप रहा। इवेंट वैसे ही चलने दो, मेरा नाम किसी को मत बताना। अंडरस्टूड सर। अगली शाम सभी स्टूडेंट्स इंपीरियल क्राउन होटल पहुंचे। होटल बाहर से किसी मॉडर्न रॉयल पैलेस जैसा दिखाई देता था। सैकड़ों लग्जरी कार्स एंट्रेंस पर आ रही थीं। बड़े बिजनेसमैन के साथ प्राइवेट सिक्योरिटी चल रही थी। एमसी अपने तीनों रूममेट्स के साथ नॉर्मल कॉलेज शटल से आया। तीनों रूममेट्स होटल को देखकर ही नर्वस हो गए। ऑरेंज हेड रूममेट ने कहा, मुझे लग रहा है यहाँ की एक चेयर भी हमारे पूरे रूम से महंगी होगी। बिस्पेक्टिकल्ड रूममेट ने जवाब दिया, चेयर पर बैठने से पहले प्राइस पूछ लेना। एमसी उनके साथ आराम से अंदर चला गया। लॉबी में क्यूट गाइड गर्ल स्टूडेंट्स को पासेस दे रही थी। उसने एमसी को देखकर स्माइल की। तुम आ गए? मुझे लगा शायद इतनी एक्सपेंसिव जगह देखकर तुम नहीं आओगे। एमसी ने पूछा, तुम्हें ऐसा क्यों लगा? गर्ल ने थोड़ा ऑकवर्ड होकर कहा, नहीं, मेरा मतलब था कि यहाँ सब लोग अननेसेसरीली पैसा दिखाते हैं। एमसी ने उसकी बात का बुरा नहीं माना। तुम सही कह रही हो। थोड़ी देर बाद वेल्थी राइवल एक चमकदार स्पोर्ट्स कार से पहुंचा। उसके साथ उसके 2 दोस्त और प्राइवेट असिस्टेंट था। उसने लॉबी में आते ही अपनी $8 मिलियन की वॉच सबको दिखाई। फिर उसने गाइड गर्ल से कहा, अगर तुम्हें ऑक्शन में कुछ पसंद आए तो मुझे बता देना। गर्ल ने पोलाइटली मना कर दिया। एमसी और उसके रूममेट्स एक टेबल पर बैठ गए। वेटर ने मेनू रखा। एक नॉर्मल कॉफी की कीमत $96 थी। ऑरेंज हेयर्ड रूममेट ने मेनू बंद कर दिया। मुझे पानी ही ठीक लगता है। एमसी ने 4 कॉफी ऑर्डर कर दी। उसने पेमेंट के लिए अपना ब्लैक एंड गोल्ड सॉवरेन कार्ड निकाला। वेटर ने कार्ड देखते ही उसकी आंखें बड़ी कर दी। वह होटल मैनेजमेंट में ट्रेंड था और जानता था कि वह कोई नॉर्मल बैंक कार्ड नहीं है। पूरी दुनिया में उस कार्ड की ऑथोरिटी सबसे ऊपर थी। वेटर तुरंत झुकने वाला था, लेकिन एमसी ने हल्के से उंगली होंठों के सामने रख दी। वेटर समझ गया। उसने बिना कुछ कहे पेमेंट कंप्लीट की और चला गया। तीनों रूममेट्स अब भी सोच रहे थे कि एमसी ने शायद कोई डिस्काउंट कूपन इस्तेमाल किया है। कुछ देर बाद ऑक्शन शुरू हुई। पहले रेयर पेंटिंग्स आईं, फिर ज्वेलरी, लग्जरी प्रॉपर्टी राइट्स और लिमिटेड एडिशन कार्स की बुकिंग स्लॉट्स ऑक्शन हुई। रिच फैमिलीज लगातार मिलियंस ऑफ डॉलर्स की बिड्स लगा रही थी। वेल्थी राइवल भी बार बार बिड्स लगाकर गाइड गर्ल को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था। फिर ऑक्शनियर ने फाइनल आइटम अनाउंस किया। पूरे हॉल की लाइट्स थोड़ी डिम हो गईं। स्टेज के बीच एक ब्लैक ग्लास केस लाया गया। उसके अंदर ब्लैक एंड गोल्ड वॉच रखी थी। ऑक्शनियर ने कहा, यह इक्लिप्स सॉवरेन वॉच है। पूरी दुनिया में इसकी केवल 10 ओरिजिनल यूनिट्स बनाई गई थी। स्क्रीन पर वॉच की तस्वीर दिखाई गई। कई वर्षों से सभी 10 यूनिट्स मिसिंग मानी जाती थी। आज उनमें से पहली यूनिट पब्लिक ऑक्शन में सामने आई है। स्टार्टिंग बिड $120 मिलियन। हॉल में हलचल मच गई। एमसी ने वॉच देखते ही उसे पहचान लिया। वह उसकी गेम इन्वेंट्री का आइटम था। उसने फोन निकाला और क्वाइटली सिस्टम स्कैन एक्टिवेट किया। आइटम स्कैन कंप्लीट। डिस्प्लेड आइटम काउंटरफिट। ओरिजिनल इक्लिप्स सॉवरेन वॉचेस ओन्ड बाय होस्ट 10/10। एमसी ने स्क्रीन दोबारा देखी। स्टेज पर रखी वॉच नकली थी, लेकिन ऑक्शन हाउस खुद एमसी की कंपनी थी। अगर यह फेक आइटम यहाँ सेल हो गया तो नुकसान पैसों से ज्यादा रेपुटेशन का होने वाला था। उधर वेल्थी राइवल ने तुरंत बिड लगाई, $150 मिलियन। पूरा स्टूडेंट सेक्शन उसकी तरफ देखने लगा। उसने गाइड गर्ल से कहा, आज के बाद दुनिया की 10 रेयरेस्ट वॉचेस में से एक मेरे पास होगी। एमसी ने मैनेजर को छोटा सा मैसेज भेजा, स्टॉप द ऑक्शन, द वॉच इज फेक। मैनेजर उस समय अपर वीआईपी फ्लोर पर इवेंट मॉनिटर कर रही थी। मैसेज पढ़ते ही उसकी एक्सप्रेशन बदल गई। ऑन ऑक्शनियर अगली बिड अनाउंस करने वाला था कि अचानक स्टेज की स्क्रीन बंद हो गई। मैनेजर हॉल में आई और बोली, ऑक्शन टेम्परेरीली पॉज्ड। वेल्थी राइवल खड़ा हो गया। किस रीजन से? मैनेजर ने उसकी तरफ देखे बिना कहा, आइटम ऑथेंटिसिटी पर क्वेश्चन आया है। राइवल की नजर एमसी के फोन पर गई। उसे समझ आ गया कि मैसेज एमसी ने भेजा था। वह हंसते हुए बोला, एक ऐसे स्टूडेंट की बात पर ऑक्शन रोक दी गई जो $100 की कॉफी अफोर्ड नहीं कर सकता। कई
कई रिच गेस्ट्स एमसी की तरफ देखने लगे। एमसी अपनी सीट पर शांत बैठा रहा। उसने कहा, वॉच नकली है। हॉल में तुरंत व्हिस्पर्स शुरू हो गईं। ऑक्शन हाउस का सीनियर अप्राइजर आगे आया। ये आइटम 3 इंटरनेशनल लेबोरेटरीज से वेरीफाई हुआ है। एमसी ने पूछा, क्या आपने इसके इंटरनल क्राउन मैकेनिज्म को चेक किया? अप्रेजर रुक गया। इक्लिप्स सॉवरेन वॉच की असली पहचान सिर्फ उसके ओनर को पता थी। हर ओरिजिनल वॉच के क्राउन के अंदर माइक्रोस्कोपिक मूविंग कॉन्स्टलेशन होती थी। नकली वॉच बाहर से परफेक्ट दिखाई दे सकती थी, लेकिन वह मैकेनिज्म कॉपी नहीं किया जा सकता था। वेल्थी राइवल ने कहा, अगर तुम इतने श्योर हो तो ओरिजिनल दिखाओ। एमसी ने फोन पर अपनी इन्वेंट्री खोली। इक्लिप्स सॉवरेन वॉच स्विस अर्च कलेक्शन, विदड्रॉ 1 आइटम। एमसी ने यस पर क्लिक किया। उसकी टेबल के नीचे हल्की ब्लू एंड गोल्ड लाइट चमकी। अगले ही सेकंड एक छोटा ब्लैक केस उसके हाथ में था। उसने केस टेबल पर रखा और खोल दिया। अंदर वही वॉच रखी थी, लेकिन स्टेज वाली वॉच की तुलना में उसकी गोल्डन लाइंस जीवित रोशनी की तरह धीरे धीरे मूव कर रही थी। मैनेजर ने ओरिजिनल वॉच देखते ही सिर झुका दिया। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर अपने गार्ड्स के साथ हॉल में आ गया। सीनियर अप्रेजर कांपते हाथों से एमसी की वॉच के पास पहुंचा। उसने मैग्नीफाइंग स्कैनर क्राउन पर लगाया। उसके सामने माइक्रोस्कोपिक कॉन्स्टलेशन घूमने लगी। स्क्रीन पर रिजल्ट आया ऑथेंटिक, सीरियल नंबर 01 और 10। पूरा हॉल एकदम शांत हो गया। अप्रेजर ने स्टेज वाली वॉच स्कैन की। काउंटरफेट। वेल्थी राइवल का चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी एक $150 मिलियन की बिड एक नकली वॉच पर थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था, एमसी के पास ओरिजिनल वॉच आई कहां से? मैनेजर ने एवरीवन के सामने कहा, दुनिया में मौजूद सभी 10 ओरिजिनल इलिप्स सोवेरेन वॉचेस एक ही ओनर के नाम रजिस्टर्ड हैं। एक बिजनेसमैन ने पूछा, वह ओनर कौन है? मैनेजर ने जवाब देने के बजाय एमसी की टेबल के पास जाकर उसके पीछे खड़ी हो गई। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर भी एमसी के दूसरी तरफ खड़ा हो। यह देखकर हॉल में बैठे पावरफुल बिजनेसमैन की एक्सप्रेशंस बदल गईं। उन्हें जवाब मिल चुका था। जिस लड़के को सब एक गरीब कॉलेज स्टूडेंट समझ रहे थे, वही सभी 10 वॉचेस का ओनर था। वेल्थी राइवल फिर भी मानने को तैयार नहीं था। यह पॉसिबल नहीं है। इस कलेक्शन की कंबाइंड वैल्यू कई बिलियंस में है। एमसी ने उसकी तरफ देखकर कहा, वैल्यू मुझे नहीं पता, मैंने इन्हें गेम में कलेक्ट किया था। रूममेट्स ने उसे घूर कर देखा। ऑरेंज हेड रूममेट धीरे से बोला, कौन सी गेम खेलता है ये? उसी समय गार्ड्स ने फेक वॉच के कंसिग्नर को हॉल से निकलने की कोशिश करते हुए पकड़ लिया। बिना किसी वायलेंस के उसका रास्ता रोक दिया गया। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि उसने फेक सर्टिफिकेट्स बनाकर ऑक्शन हाउस को धोखा दिया था। मैनेजर ने पूरी वेरिफिकेशन टीम को सस्पेंड कर दिया। वेल्थी राइवल को लगा अब एमसी उसे सबके सामने और इंसल्ट करेगा, लेकिन एमसी ने सिर्फ इतना कहा, अगली बार प्राइस से पहले आइटम वेरीफाई कर लेना। फिर एमसी ने अपनी ओरिजिनल वॉच उठाई और ऑन ऑक्शनियर को दे दी। मैनेजर ने पूछा, सर? एमसी ने कहा, इसे चैरिटी ऑनेक्शन में रख दो। मैनेजर पहली बार जेन्युइनली सरप्राइज्ड। ये कलेक्शन की फर्स्ट यूनिट है, इसकी वैल्यू। एमसी ने उसकी बात रोक दी। पैसा स्कॉलरशिप्स और उन बच्चों के लिए जा रहा है जिनके पेरेंट्स नहीं है रे। ऑक्शन कंटिन्यू करो। गाइड गर्ल ने एमसी की तरफ देखा। पहली बार उसे उसकी दौलत से ज्यादा उसके फैसले ने प्रभावित किया। ओरिजिनल इक्लिप्स सॉवरेन वॉच की बिडिंग दोबारा शुरू हुई। $200 मिलियन, $400 मिलियन, $700 मिलियन। आखिरकार वह वॉच $1.6 बिलियन में बिकी। पूरी अमाउंट ऑर्फन एजुकेशन और स्टूडेंट स्कॉलरशिप फंड को दे दी गई। एमसी ने अपने लिए $1 भी नहीं रखा। उसी समय उसके फोन पर एक साइलेंट नोटिफिकेशन आया, हिडन कंडीशन पार्शियली सेटिस्फाई, सॉवरेन ब्लड लाइन सिंक्रोनाइजेशन 1%। एमसी ने स्क्रीन पढ़ी, लेकिन कोई रिएक्शन नहीं दिया। इवेंट खत्म होने के बाद गाइड गर्ल उसके साथ होटल गार्डन तक आई। उसने पूछा, तुम सच में कौन हो? एमसी ने हल्की स्माइल के साथ कहा, वही नया स्टूडेंट जिसे तुमने पहले दिन डॉर्मेट्री दिखाई थी, लेकिन तुम्हारे पास बिलियंस की कलेक्शन है, उससे मैं बदल नहीं जाता। गर्ल कुछ सेकंड्स चुप रही, फिर उसने कहा, मुझे लगा था तुम बहुत गरीब हो। एमसी ने जवाब दिया, मैं गरीब ही बड़ा हुआ हूँ, इसलिए शायद मुझे पता है कि पैसे की सबसे ज्यादा जरूरत कहाँ होती है। गर्ल के चेहरे पर जेंटल स्माइल आ गई। दूर खड़ा वेल्थी राइवल ये पूरी कॉन्वर्सेशन देख रहा था, लेकिन इस बार उसके पास बोलने के लिए कुछ नहीं था। एमसी अपने तीनों रूममेट्स के साथ डोरमेट्री लौट आया। पूरे रास्ते रूममेट्स उससे क्वेश्चंस पूछते रहे। तेरे पास 10 वॉचेस कैसे थी? वो मैनेजर तुझे सर क्यों बोलती है? तू प्रॉपर्टी देखने गया था या कंट्री खरीदने? एमसी ने सिर्फ इतना कहा, गेम अकाउंट थोड़ा पुराना है। तीनों रूममेट्स ने एक साथ कहा, झूठ मत बोल। रात को सबके सोने के बाद एमसी फिर 12 बजे का इंतजार करने लगा। जैसे ही क्लॉक ने मिडनाइट दिखाया, सिस्टम सामने आ गया। डेली रिवॉर्ड अवेलेबल। एमसी ने रिवॉर्ड व्हील स्पिन किया। इस बार व्हील बैंक और फाइनेंशियल नेटवर्क सिंबल पर जाकर रुका। डेली रिवॉर्ड रिसीव, वर्ल्ड नंबर 1 प्राइवेट बैंकिंग नेटवर्क, एक 100% ओनरशिप ट्रांसफर, 42,000 ग्लोबल ब्रांचेस, प्राइमरी एसेट्स $4.8 ट्रिलियन। इसके बाद दूसरा नोटिफिकेशन आया, सॉवरेन ब्लैक कार्ड अपग्रेडेड, ट्रांजैक्शन लिमिट
रिमूव। एमसी ने अपनी जेब से ब्लैक एंड गोल्ड कार्ड निकाला। कार्ड के क्राउन एम्बलम के आसपास नई गोल्डन लाइन चमकने लगी, लेकिन उसी मोमेंट दुनिया के 7 अलग अलग देशों में इमरजेंसी अलर्ट्स एक्टिवेट हो गए। दुबई के सबसे ऊंचे फाइनेंशियल टावर में, स्विट्जरलैंड की प्राइवेट बैंकिंग काउंसिल में, न्यूयॉर्क के अंडरग्राउंड फाइनेंशियल कमांड रूम में और टोक्यो की सबसे पुरानी बिलियनियर फैमिली के मैंशन। दुनिया के सबसे पावरफुल फाइनेंशियल लीडर्स को एक ही मैसेज मिला, डोरमेंट सॉवरेन अकाउंट एक्टिवेटेड, न्यू मास्टर वेरीफाइड, एज 90। एक सीक्रेट बोर्डरूम में बैठे 7 एल्डरली बिलियनियर्स पहली बार डर गए। उनमें से एक ने कांपती आवाज में कहा, इतने वर्षों बाद सॉवरेन कार्ड ने अपना असली मास्टर चुन लिया। दूसरे ने एमसी की फोटो स्क्रीन पर खोली, वह अब भी कॉलेज स्टूडेंट है। रूम का सबसे बुजुर्ग आदमी तुरंत खड़ा हो गया। उसकी उम्र मत देखो, अगर सोवरेन बैंक, सोवरेन कार्ड और वह ब्लड लाइन एक ही व्यक्ति के पास जाग गए हैं। उसने एमसी की तस्वीर की तरफ देखते हुए कहा, तो दुनिया की पूरी इकोनॉमी अब उसकी परमिशन पर चल सकती है। उधर डॉर्मेट्री में एमसी को इस मीटिंग के बारे में कुछ नहीं पता था। उसके सामने आखिरी लाल नोटिफिकेशन खुला, सॉवरेन ब्लड लाइन 1% सिंक्रोनाइज्ड, फर्स्ट अथॉरिटी विल अवेकन सून, नेक्स्ट कंडीशन मेक द 7 फाइनेंशियल थ्रोन्स एक्नॉलेज देयर मास्टर। एमसी स्क्रीन को देखते हुए धीरे से बोला, मैं बस कॉलेज पढ़ने आया था।